आज मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैंने अपने दोस्तों की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। काश मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट ना करता तो आज मैं इस पश्चाताप की आग में ना जल रहा होता। लेकिन जब किसी मर्द की मर्दानगी को ललकारा जाता है तब वो अपनी सारी सूझबूझ खो देता है और फिर वो ये तक भूल जाता है कि जो वो करने जा रहा है वो सही है या गलत। मैंने भी उस दिन कुछ ऐसा ही गलत काम किया था जिसके लिए मैं खुद अपने आप को माफ भी नहीं कर पा रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करने के लिए अपने दोस्तों की कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरा कॉलेज का पहला दिन था और हर कॉलेज की तरह मेरी कॉलेज में भी रैगिंग चल रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरे दोस्तों के होते हुए मेरे साथ रैगिंग करने की कोई सोच भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे अपने दोस्तों ने ही मेरे साथ ये मस्ती करनी शुरू कर दी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे ये चैलेंज दिया था कि जो भी लड़की कॉलेज के गेट के अंदर सबसे पहले दाखिल होगी मुझे उस लड़की को किस करना होगा। अभी तक तो कोई लड़की कॉलेज के गेट तक पहुँची भी नहीं थी, उसके पहले ही मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाना शुरू कर दिया था। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्लाए जा रहे थे, अपना चैलेंज पूरा कर विजय, तू कर सकता है। मैं उनकी तरफ हैरत से देख रहा था कि तभी दूसरा दोस्त कहने लगा, अरे यार इतना सोच मत, सिर्फ एक किस ही तो करनी है। अब मैं भी कोई इतना कमजोर तो था नहीं कि मेरे दोस्तों की चैलेंज से डर जाता। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, इसलिए मैंने भी अपने दोस्तों से कह दिया, ओके ओके गाइस, आई विल डू, वेट एंड वॉच। इतना कहकर मैं कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गया और जब मैं गेट के पास पहुंचा तब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गेट के पास आ रही थी। उस लड़की ने जैसे ही पहला कदम गेट के अंदर रखा, मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और किस करने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे किस कर पाता, उस लड़की ने मुझे अपने हाथों से पीछे की तरफ धकेल दिया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और फिर मुझ पर चिल्लाने लगी, ये क्या बदतमीजी है, तुम हो कौन? ये क्या बेहुदा हरकत करने जा रहे थे तुम? मैंने उस लड़की से कहा, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे सिर्फ एक बार किस कर लेने दो। तब वो लड़की कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना कहकर उस लड़की ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। ये सब देखकर मेरे दोस्त मेरे पास आए और फिर उस लड़की से कहने लगे, सॉरी प्रिया, इसमें विजय की कोई गलती नहीं थी। विजय का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी मस्ती अपने दोस्त के साथ भी कर ही लेते हैं और हमने ही इसे ये चैलेंज दिया था कि जो भी लड़की इस गेट से सबसे पहले अंदर आएगी तुम्हें उसे किस करना है, और सबसे पहले तुम आ गई। तभी मेरे दोस्तों के ग्रुप में से एक लड़की बोली, क्या यार विजय, तुम इतना भी नहीं कर पाए, एक किस ही तो करना था। पूरा कॉलेज हमारी तरफ देख रहा था और वो लड़की प्रिया अभी भी एटीट्यूड और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बारातियों का स्वागत तो पान पराग से होता है, मगर इस लड़के का स्वागत तो प्रिया ने थप्पड़ से कर दिया। ये सुनकर तो मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी, क्योंकि पहले ही दिन पूरी कॉलेज के सामने मेरा मजाक बन गया था। इसलिए मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने पूरी कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारकर मेरा मजाक बना दिया, अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मैं उस लड़की का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे मेरी कार की तरफ ले आया। तब वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त आर्यन मुझे कहने लगा, यार विजय, छोड़ दे इसे, जाने दे और भूल जा सब कुछ। मैंने उसे कहा, ऐसे कैसे जाने दूं यार, इसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
उसके बाद मैंने उस लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा दिया और कार का दरवाजा लॉक कर दिया। मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी को हवाई जहाज की स्पीड से चला रहा था, क्योंकि मुझे उस लड़की को सबक सिखाने के लिए अपने फार्म हाउस ले जाना था और फार्म हाउस जाने वाला रास्ता बिल्कुल खाली ही होता था। फार्म हाउस आते ही मैंने उस लड़की को अपनी गाड़ी से नीचे उतारा और उसे फार्म हाउस के अंदर ले जाकर धक्का मारकर उसे अपने बेडरूम के बेड पर गिरा दिया। मैंने उस लड़की की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर पूरी कॉलेज के सामने मेरी जो बेइज्जती की है, उसकी कीमत तो आज तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहकर मैंने उस लड़की को कमरे में लॉक कर दिया और बाहर आकर शराब पीने लगा। बदले की आग में मैं काफी देर तक शराब पीता रहा और मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैंने ना जाने कितनी शराब की बोतलें खाली कर दी थी। मैं जब वापस कमरे में गया तो वो लड़की एक कोने में बैठे बैठे रो रही थी और बड़बड़ा रही थी कि ऐसा क्या कर दिया है मैंने। उसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैंने भी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना, लेकिन पता नहीं अब ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। उसी वक्त मैंने कमरे का दरवाजा खोला और उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा ये तो अब तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मुझे शराब के नशे में धूत देखकर वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करने लगी कि तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर बेड पर गिरा दिया और जल्दी से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। और फिर जैसे ही धीरे धीरे मैं उसके नजदीक जाने लगा तो वो बेड पर लेटे लेटे ही पीछे खिसकने लगी और रोते हुए कहने लगी, मुझे जाने दो प्लीज, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। उसे इस तरह रोते हुए देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही थी और मैंने हंसते हुए उसे कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि विजय सिंघानिया को थप्पड़ मारने की क्या सजा मिलती है। ये कहकर मैं उसके और भी पास चला गया और जोर से उसके बालों को पकड़ लिया। तब वो लड़की रोने लगी और हाथ जोड़कर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मुझ पर शराब और बदले की आग का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस लड़की को अपने करीब लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। वो लड़की रोती रही लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा और उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद उस लड़की ने मुझे अपने दोनों हाथों से धकेलकर बेड पर गिरा दिया और खुद दरवाजे की तरफ भागने लगी कि तभी मैंने अपना पैर बीच में डाल दिया तो वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। मैंने तेज आवाज में हंसते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, अभी तो हिसाब बराबर करना बाकी है। इतना कहकर मैंने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। तब वो लड़की फिर से रोने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन मैंने उस लड़की की एक नहीं सुनी, क्योंकि नशे की हालत में मुझे तो सिर्फ अपना बदला ही याद था। धीरे धीरे मेरी पकड़ उस पर मजबूत होती गई और मैंने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया और फिर मैं उसके साथ पूरी रात जबरदस्ती करता रहा और वो लड़की पूरी रात मेरी पकड़ से छूटने के लिए झटपटाती रही, लेकिन वो मेरी पकड़ से छूट नहीं पाई और मैं बेदर्दी से पूरी रात तब तक उस पर जबरदस्ती करता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गई। उसके बेहोश होते ही मैंने उसे छोड़ दिया और फिर जाकर उसके पास ही सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो लड़की कमरे में नहीं थी। मैंने जब उठने की कोशिश की तब मेरा सिर भारी हो गया था और मुझे तेज सरदर्द भी हो रहा था। नशे की हालत में मैंने रात को उस लड़की के साथ क्या कर दिया था, सुबह मुझे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि रात को मैंने इतनी शराब पी रखी थी कि ऐसा लग रहा था अभी भी मैं नशे की हालत में ही हूँ। मैंने पास वाली होटल से चाय नाश्ता मंगवाया और चाय नाश्ते के साथ सरदर्द की दवाई भी खा ली।
दवाई खाने के बाद जब होश ठिकाने आई, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की के साथ क्या क्या कर दिया। फिर अगले ही पल सोचा कि इसमें गलती उस लड़की की ही थी, मैंने तो सिर्फ अपना बदला ही लिया है। कोई लड़की अगर विजय सिंघानिया को थप्पड़ मारे तो उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, लेकिन अब मैं घर पर क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। फिर ख्याल आया कि जवाब तो तब देना पड़ेगा अगर वो लड़की ये बात किसी को बताएगी। कोई भी शरीफ लड़की ऐसी बात बताकर दुनिया में अपनी बदनामी कभी नहीं करवाएगी। और अगर वो लड़की मेरी कंप्लेंट कर भी देगी तो मेरे पापा के सामने टिक थोड़ी ना पाएगी। आखिर मेरे पापा इतने बड़े राजनेता जो ठहरे अपनी बदनामी होने से पहले ही उस लड़की को गायब करवा देंगे। ये सोचकर दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर मैं फार्म हाउस से निकलकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही, इससे पहले कि मेरे पापा मुझसे कोई सवाल करते, मैंने खुद ही उन्हें बता दिया, सॉरी पापा, वो एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, इसलिए हम सारे फ्रेंड्स उसी के घर पर थे। पापा ने कहा, इट्स ओके माय सन, एंजॉय योर लाइफ, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना। ओके पापा, इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया और नहाकर कॉलेज के लिए रेडी हो गया। कॉलेज पहुंचते ही मेरा दोस्त आर्यन मुझसे पूछने लगा, विजय, तूने कल प्रिया के साथ क्या किया? लेकिन मुझे तो अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने उस लड़की प्रिया को ऐसा सबक सिखाया है कि अब तो वो मेरे सामने आने के लिए भी 100 बार सोचेगी। मेरी इस बात से मेरा दोस्त आर्यन घबरा गया और कहने लगा, बताना विजय, कहीं तूने प्रिया के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? मैंने अपने दोस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे कहने लगा, क्यों, तेरी कौन लगती है वो, तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। तब मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस प्रिया एक बहुत ही सीधी सादी और मासूम सी लड़की है। जितनी स्वभाव से शांत है, पढ़ाई में उससे कई ज्यादा होशियार है। यहाँ अकेली रहती है, लेकिन कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। उसे तो बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब है। मुझे अपने दोस्त के मुंह से उस लड़की प्रिया के गुणगान सुनने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, होगी वो सीधी सादी और शांत पढ़ाकू, तो इसमें मैं क्या करूँ? मैं विजय सिंघानिया हूँ, विजय सिंघानिया, और हजारों लड़कियाँ मरती हैं मुझ पर। तुझे तो पता ही होगा कि मेरे पापा की इस शहर में क्या पोजीशन है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है और मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं। और हाँ, तुझे अगर उस प्रिया का कथा पुराण सुनाना हो तो मुझसे कभी बात मत करना। मेरे दोस्त आर्यन ने कहा, अरे यार, तू तो बुरा मान गया, मैं तो यूं ही उसकी बात कर रहा था। लेकिन अगर तुझे नहीं पसंद उसकी बातें तो अब दोबारा नहीं करूँगा। इतना कहकर वो अपने क्लास में चला गया और मैं अपने क्लास में। वो पूरा दिन तो मेरा बहुत मौज मस्ती में गुजरा और फिर कॉलेज के बाद मैं घर आ गया। अगली सुबह जब मैं कॉलेज गया तब मैं और मेरे दोस्त कॉलेज कैंपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी सामने से आती उस लड़की प्रिया को देखकर मुझे उस दिन की याद आ गई जिस दिन मैंने उससे थप्पड़ का बदला लिया था। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वो लड़की तो बिना मेरी तरफ देखे ही मेरी साइड से ऐसे निकल गई जैसे उसने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। या तो फिर वो आज ठान कर आई थी कि अब ना तो वो किसी से बात करेगी और ना ही किसी की तरफ देखेगी, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करेगी। उस दिन के बाद मैंने ये नोटिस किया था कि वो लड़की प्रिया ना तो किसी से बात करती थी, न ही किसी की तरफ देखती थी। अब तो उसकी दुनिया अपने घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही सीमित हो गई थी।
एक दिन मैंने अपने दोस्त आर्यन से पूछा, यार आर्यन, ये लड़की प्रिया कभी भी किसी से भी बात ही नहीं करती है, ये पहले से ही ऐसी है क्या? तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अरे नहीं यार, पहले तो प्रिया सबसे थोड़ी बहुत बातें करती थी, लेकिन पता नहीं अब इसे क्या हो गया है कि अब ना तो ये किसी से बात करती है और ना ही किसी की तरफ देखती है। मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा बात करके अपने किए पर अफसोस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, अच्छा कोई बात नहीं यार, चल कैंटीन में चलकर नाश्ता करते हैं। मैं और मेरा दोस्त कैंटीन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी प्रिया भी वहां कैंटीन में आ गई थी। प्रिया को कैंटीन में देखकर मेरा दोस्त कहने लगा, यार विजय, आज ये प्रिया यहाँ कैसे आ गई? तब मैंने उसे कहा, उसमें इतना चौंकाने वाली कौन सी बात है? कैंटीन तो सबके लिए खुला है, उसे भूख लगी होगी तो वो आ गई होगी। तब आर्यन ने बताया कि नहीं यार, वो बात नहीं है, प्रिया तो हर दिन अपने घर से लाया टिफिन ही खाती है, और अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे क्लासरूम में अपना टिफिन खाते हुए देखा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, छोड़ना यार, क्या बेफिजूल की बातें लिए बैठा है? कि तभी प्रिया नाश्ता करके जब कैंटीन से बाहर निकल रही थी, तब वो एक लड़के से टकरा गई। उस लड़के से टकराने से प्रिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली होती है कि तभी उस लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात की हुई कि प्रिया ने ना तो उस लड़के की तरफ देखा और ना ही उसे थैंक यू कहा, बस अपनी नजरें नीचे झुकाए कैंटीन से बाहर निकल गई। वो लड़का भी हैरत से आंखें फाड़े उसे जाते हुए देखने लगा और फिर हमारे पास आकर आर्यन से कहने लगा, आर्यन, ये लड़की तो बड़ी अजीब है यार, अगर आज मैं उसे नहीं संभालता तो आज तो वो गिर ही जाती, लेकिन उसने तो एक बार भी ना तो मेरी तरफ देखा और ना ही थैंक यू कहा। उस लड़के ने जब ये बात बोली तब पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल से एक आवाज आई कि अच्छा ही हुआ जो उसने तेरी तरफ नहीं देखा। मैं खुद भी अपने दिल से निकली इस आवाज का मतलब समझ नहीं पाया था। उस दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने प्रिया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुना था। प्रिया अपनी सहेली से कह रही थी कि अचानक से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। तब उसकी सहेली ने उसे कहा, प्रिया, आई थिंक तुझे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आज शाम को ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। जब प्रिया कॉलेज से वापस घर जा रही थी तब वो लड़का नीरज मेरे दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था, यार ये प्रिया कितनी प्यारी लड़की है, इससे तो मैं दोस्ती करके ही रहूंगा। इतना कहकर नीरज प्रिया के पीछे चला गया। मैं वहीं खड़े नीरज की बातें सुन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नीरज का प्रिया के पीछे जाना अच्छा नहीं लगा था और गुस्से से मेरी मुट्ठी अपने आप ही भींच गई थी। लेकिन अगले ही पल मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि नीरज ने प्रिया को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया बिना उसकी बात सुने ही निकल गई। सिर्फ इस नीरज का ही नहीं, बल्कि अब तो मुझे किसी भी लड़के का प्रिया के करीब जाना अच्छा नहीं लगता था, और अगर कोई प्रिया के करीब जाता था तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता था। अगले दिन जब प्रिया कॉलेज आ रही थी तब उसकी टक्कर फिर से नीरज से हो गई थी। नीरज ने फिर से प्रिया को गिरने से बचा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे देखता ही रहा था। मैंने नीरज की बाहों में होते हुए प्रिया के चेहरे पर वो डर देखा था जो उसने उस रात महसूस किया था। प्रिया ने नीरज से कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? उसके बाद वो चुप हो गई और फिर नीरज से अपने आप को छुड़ाकर भाग गई। प्रिया के जाने के बाद नीरज ने कहा, क्या आंखें थी यार, कसम से डूब जाने का मन करता है।
अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे पाकर ही रहूंगा। नीरज के इन शब्दों ने मेरे अंदर एक आग सी लगा दी थी और मेरे लिए ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं नीरज के पास गया और उसे कहा, नीरज, प्रिया से दूर रहना, इसी में तेरी भलाई है। आज के बाद तू मुझे कभी भी प्रिया के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। नीरज ने कहा, क्यों भाई, तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रिया मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने नीरज को गुस्से से देखा और उसे कहा, मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना कि तू उससे दूर रहेगा, मतलब दूर ही रहेगा, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि कोई तुझे पहचान भी नहीं पाएगा। नीरज ने मेरे गुस्से को भांप लिया था, इसलिए वो हमें सिर हिलाकर वहाँ से निकल गया। मैंने नोटिस किया था कि उस दिन के बाद प्रिया बहुत ही कम कॉलेज आती थी, और जिस दिन वो कॉलेज नहीं आती उस दिन मेरा कॉलेज में मन ही नहीं लगता था। शायद मुझे प्रिया को देखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन मुझे खुद को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्यों मुझे प्रिया को देखने का मन करता था, और जब मैं उसे देख लेता था तो मेरे दिल को सुकून क्यों मिल जाता था। आज भी मैं कितनी देर से कॉलेज के गेट की तरफ आंखें फाड़े खड़ा था कि जल्दी से प्रिया आ जाए और मैं एक बार उसे देख लूं। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी प्रिया तो नहीं आई, लेकिन मेरा दोस्त आर्यन आ गया। आते ही आर्यन ने मुझे पूछा, इतना इंतजार किसका कर रहा है विजय? कब से देख रहा हूँ कि तू कितने वक्त से आंखें फाड़े गेट की तरफ ही देखे जा रहा है। चल अब क्लास का टाइम हो गया है। मैंने आर्यन से कहा, तू चला जा यार, आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, तू मेरे साथ ही चलेगा। मैंने गुस्से से आर्यन से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैंने कहा ना तुझे कि आज मुझे क्लास अटेंड नहीं करना है। मेरा गुस्सा देखकर आर्यन शॉक्ड हो गया और कहने लगा, यार विजय, ये तुझे क्या हो गया है? तू पहले तो ऐसा नहीं था। मैंने उसे कहा, कुछ नहीं यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अपने फार्म हाउस पर जा रहा हूँ। आर्यन ने कहा, रुक विजय, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, और फिर हम दोनों मेरे उसी फार्म हाउस पर आ गए जहाँ मैं प्रिया को लाया था। प्रिया के ना दिखने से पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि फार्म हाउस पर पहुँचते ही मैंने एक के बाद एक शराब की बोतल खाली करना शुरू कर दी थी। मुझे इस तरह शराब पीते हुए देखकर आर्यन ने मेरे हाथ से शराब की बोतल छीन ली और मुझसे कहने लगा, बस कर यार, और कितनी शराब पिएगा? मैंने उसे कहा, आर्यन यार मुझे पीने दे, आज मैं शराब पीकर अपना गम भुलाना चाहता हूँ। तब आर्यन ने पूछा, कैसा गम, और तू ये किस गम की बात कर रहा है? अब मैं ज्यादा देर तक अपने दिल की बात अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने अपना दिल हल्का करने के लिए आर्यन से कहा, यार आर्यन, जब मैं उसे नहीं देख पाता तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, और तो और किसी का उसके पास जाना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब तो मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती। आर्यन ने कहा, ये किसकी बात कर रहा है तू विजय, और क्या बोले जा रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने आर्यन से कहा, मैं प्रिया की बात कर रहा हूँ। वो कितने दिनों से कॉलेज नहीं आई है और मुझे उसे कुछ भी करके देखना है। मैं जी भर के उसे देखना चाहता हूँ और हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। आर्यन पूछने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ विजय, क्या तुझे प्रिया से प्यार हो गया है? मैंने उसे कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस मुझे उसे देखकर अच्छा लगता है और ऐसा मन करता है कि बस मैं उसे देखता ही रहूं। आर्यन कहने लगा, अच्छा बेटा, तुझे प्रिया से प्यार हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। सही है बेटा, मत बता।
मैंने आर्यन से कहा, ऐसा नहीं है यार, मैं अपने दिल की सारी बातें सबसे पहले तुझे ही बताता हूँ। पर इस बार मुझे खुद को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे प्रिया को देखे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आर्यन ने कहा, इसमें समझने वाली कौन सी बात है यार विजय, तुझे प्रिया से प्यार हो गया है, वो भी बेइंतहा वाला। मैंने आर्यन से कहा, क्या आर्यन यार, सच में मुझे प्रिया से प्यार हो गया है, क्या इसी को प्यार कहते हैं? आर्यन ने कहा, हाँ पगले, तुझे प्रिया से प्यार हो गया है, यू आर इन लव। लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर गम के बादल छा गए और मैंने आर्यन से कहा, यार आर्यन, लेकिन मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया है। उस दिन जब प्रिया ने मुझे थप्पड़ मारा था, तब मैंने गुस्से और शराब के नशे में उसके साथ बहुत गलत कर दिया। उस दिन मैंने उसके साथ जबरदस्ती कर दी थी। अब वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी, वो तो मुझसे सिर्फ नफरत करती है। अब मैं क्या करूं यार, कैसे मनाऊंगा उसे? आर्यन ने मुझे अपने दोनों हाथों से झिंझोड़ते हुए कहा, तूने प्रिया के साथ इतना कुछ कर दिया और ये सब तू मुझे आज बता रहा है। तुझे प्रिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था विजय, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उस वक्त प्रिया पर क्या गुजरी होगी ये पता भी है तुझे? मैंने कहा, आर्यन यार, मैं बदले की आग में और शराब के नशे में ये सब कुछ कर गया था, लेकिन अब मैं दिल से उसे चाहने लगा हूँ। प्रिया को मनाने में मेरी मदद कर दे यार, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, अब तू टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो अब तू उससे माफी मांग लेना। मैंने कहा, हाँ यार, मैं उससे माफी तो मांग लूंगा, लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? आर्यन ने कहा, देख विजय, तू माफी मांगने के साथ साथ प्रिया को अपने दिल की बात भी बता देना कि तू उससे कितना प्यार करता है, वो तुझे जरूर माफ कर देगी। कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, इसलिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। डेकोरेशन, खाना, डांस, सबका इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं प्रिया को उसी दिन अपने दिल की बात बता दूंगा। इसलिए उस दिन मैंने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहना था। पैरों में शूज, आंखों पर गॉगल्स और बालों को जेल लगाकर सेट कर दिए थे। उस दिन मैं अपनी कॉलेज का सबसे हैंडसम और डैशिंग बॉय लग रहा था। मेरे दोस्त तो मुझे चिढ़ाने लगे थे, ओए होए विजय, आज तो तू किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है यार। लेकिन जब मेरी नजर प्रिया पर पड़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी वो। प्रिया ने सिंपल सी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे लंबे बाल खुले छोड़े हुए थे। उस दिन मैंने पहली बार प्रिया को खुले बालों में देखा था और देखता ही रह गया था। प्रिया इतने सिंपल लुक में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी नजर बार बार जाकर उस पर ही टिक जाती थी। तभी आर्यन मेरे पास आकर कहता है, भाई आज सबसे अच्छा मौका है, आज उसे अपने दिल की बात बता ही देना। हाँ यार, आज मैं उसे अपने दिल की बात बता ही दूंगा। इतना कहकर हम दोनों दोस्त पार्टी हॉल में दाखिल हो गए। अंदर जाकर देखा तो प्रिया सबसे आगे की सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए मैं और मेरा दोस्त भी आगे वाली सीट पर ही बैठ गए। तभी देखा कि एक के बाद एक सबकी परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त भी मुझे डांस करने के लिए कह रहे थे, लेकिन डांस तो मैं अब सिर्फ प्रिया के साथ ही करना चाहता था, जो अभी के लिए तो मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा, चलो डांस ना सही, लेकिन आज मैं गाना गाकर ही प्रिया को अपने दिल की बात बता दूंगा। और फिर मैं स्टेज पर चला गया और अपना गाना स्टार्ट कर दिया। तेरे बिन न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, मेरे साथ हो जाएंगे
हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। मैं तो अपने दिल के जज्बातों को जाहिर करने में खो गया था और मेरा गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। लेकिन जब मेरी नजर प्रिया की सीट पर पड़ी तो देखा कि प्रिया अपनी सीट पर नहीं थी। प्रिया ने ना तो मेरा गाना सुना और न ही उसे मेरे दिल के जज्बातों का पता चला। प्रिया को अपनी सीट पर ना देखकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मेरा दिल जो कुछ देर पहले प्रिया को अपने जज्बात बताने के लिए मचल रहा था, एकदम से शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो चुका था। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और सोचा फिर कभी मौका मिलेगा तब अपने दिल की बात उसे बता दूंगा। और फिर तो कुछ दिनों बाद हमारी एग्जाम्स शुरू हो गई और सब अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग गए। मैंने सोचा अब तो मैं एग्जाम्स के बाद ही प्रिया को प्रपोज करूंगा ताकि प्रिया को एग्जाम्स टाइम में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था। मैंने फैसला कर ही लिया था कि आज तो मैं प्रिया को अपने दिल की बात बता ही दूंगा। आज मेरे पास ये आखिरी मौका था प्रिया को अपने दिल की बात बताने का। क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर था, इसलिए सब अपनी अपनी डिग्री लेकर अपने घर वापस लौट जाने वाले थे। इसलिए आज मैं जल्दी कॉलेज पहुंच गया था। मैं अपनी डिग्री लेकर बाहर कैंपस में आया तो देखा कि प्रिया कॉलेज के गेट पर बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे मेडिकल रूम में ले जाकर लेटा दिया। प्रिया को बेहोश देखकर मैं बहुत ही घबरा गया था और मैंने तुरंत ही कॉल करके एक डॉक्टर को बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर प्रिया का चेकअप किया और मुझे कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने भेज दिया। जब मैं दवाइयाँ लेकर वापस मेडिकल रूम के बाहर पहुँचा तब देखा कि प्रिया डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था और मैं बेहोश क्यों हो गई थी। तब जो बात डॉक्टर ने प्रिया को बताई उसे सुनकर ना केवल प्रिया के बल्कि मेरे पैरों तले से भी जमीन निकल गई थी। डॉक्टर ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी और ऐसे समय में तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। टाइम पर खाना खा लेना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे। ऐसे टाइम पर सबको कमजोरी हो जाती है, लेकिन टाइम पर ध्यान दिया जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम यहाँ अकेले आ गई, किसी को अपने साथ लाना चाहिए था ना। मैंने देखा कि प्रिया हैरत से डॉक्टर को देखे जा रही थी और फिर कहने लगी, ठीक है डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अपना भी और अपने बच्चे का भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आज तो मैं प्रिया को अपने दिल की बात बताने वाला था, लेकिन अब जो कुछ भी मैंने कमरे के बाहर खड़े होकर सुना था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अब प्रिया मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। यही सोचकर मैं उल्टे पांव वहां से लौट गया और अपने फार्म हाउस पर जाकर फिर से शराब पीने लगा था। आज तो शराब के नशे में भी उस रात का पूरा वाकया मेरी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं दीवारों में अपने हाथ को पटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया मैंने प्रिया के साथ, और उसने उर्फ तक नहीं की। ऐसा क्यों किया तुमने प्रिया, मुझे थप्पड़ मारती, मुझ पर गुस्सा करती या फिर मुझे मेरे किए की सजा ही दिला देती। लेकिन तुम तो अकेले ही सारे दुख झेलती रही। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही गुस्से में कुछ नहीं सोचा और एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अब तुम अकेली सब कुछ नहीं सहोगी। मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा और अब तुम्हारी आंखों में कभी भी एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा हम दोनों का है, तो अब हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बहुत खुश रखेंगे।
अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा प्रिया, अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सब बड़बड़ाते हुए मैं नशे में धूत होकर वहीं गिर पड़ा और पूरी रात वहीं फार्म हाउस पर ही पड़ा रहा। और फिर जब मुझे होश आया तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। इसलिए मैंने जल्दी से अपना हुलिया ठीक किया और प्रिया के घर की तरफ निकल पड़ा। ये तो अच्छा था कि मैंने प्रिया की एक सहेली से उसके घर का पता ले लिया था जब वो कॉलेज नहीं आ रही थी। लेकिन आज तक मैं प्रिया के घर नहीं जा पाया था, क्योंकि जो कुछ भी मैंने प्रिया के साथ किया था, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी उसके सामने जाने की। लेकिन जब मैं प्रिया के घर पहुंचा तो देखा कि वहां तो ताला लगा हुआ था। मैंने उसके मकान मालिक से प्रिया के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि प्रिया तो कल शाम को ही घर खाली करके जा चुकी है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गई है। मैं वहां से वापस लौट आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं प्रिया को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। मैं पागलों की तरह सड़क पर यहाँ से वहाँ भटक रहा था कि तभी मुझे याद आया कि कॉलेज रजिस्ट्री से मुझे प्रिया के घर का पता मिल सकता है। मैंने उसी दिन कॉलेज से प्रिया के घर का पता निकाला और अगले ही दिन उसके घर पहुँच गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे एक और झटका लगा जब मुझे पता चला कि प्रिया अपने घर पर भी नहीं थी। मैंने प्रिया के पापा से कहा, अंकल प्रिया यहाँ आई है क्या? तब उसके पापा ने कहा, नहीं, प्रिया तो यहाँ नहीं आई है और कुछ दिनों से हमारी उससे बात भी नहीं हुई है। उनका जवाब सुनकर मेरे मुंह से व्हाट निकल गया। तब प्रिया के पापा ने पूछा, बात क्या है बेटा, तुम यूं अचानक प्रिया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अब मैं उनको क्या बताता, इसलिए मैं अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, प्रिया घर नहीं आई तो और कहाँ जा सकती है? मैं उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। मेरी बड़बड़ सुनकर प्रिया के पापा कहने लगे, ये क्या बोल रहे हो तुम, और क्या हुआ है हमारी बेटी को? मजबूरन मुझे प्रिया के पापा को बताना पड़ा कि प्रिया प्रेग्नेंट है और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनते ही प्रिया के पापा गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतना कहकर उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहा, निकल जाओ हमारे घर से। मैंने देखा कि प्रिया की सौतेली माँ रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना ठीक नहीं होगा। अब देखो हमारी नाक कटवा दी ना इस लड़की ने, अब हम सबको क्या जवाब देंगे? मैंने उनसे कहा, आंटी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? प्रिया की कोख में मेरा बच्चा है और मैं प्रिया से शादी करूंगा, ऐसी हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रिया के पापा मुझ पर चिल्लाने लगे, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आज से प्रिया के साथ भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब वो मर चुकी है हमारे लिए। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से धक्के मारकर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ ढूंढूं मैं अपनी प्रिया को। इसलिए मैंने अपने दोस्त आर्यन को फोन करके सब कुछ बता दिया और फिर हम दोनों हर जगह प्रिया को पागलों की तरह ढूंढने लगे। सुबह से शाम हो गई, तब आर्यन कहने लगा, चल यार अब हम कल ढूंढ लेंगे। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, मुझे प्रिया को आज ही ढूंढना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। इतना कहकर मैं बीच सड़क में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तब आर्यन कहने लगा, सब्र रख मेरे यारा, प्रिया जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर आर्यन ने मुझे अपने गले से लगा लिया। हर जगह हर सड़क पर ढूंढते ढूंढते 5 साल बीत गए, लेकिन प्रिया नहीं मिली। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि जब मेरे कर्मों की सजा खत्म होगी तब प्रिया मुझे जरूर मिलेगी। यूं ही करते करते 5 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरे कर्मों की सजा अभी तक खत्म नहीं हुई थी।
फिर एक दिन मैं अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया था। मेरी बिजनेस मीटिंग मेरे एक दोस्त के साथ ही थी, जो अब मेरा बिजनेस पार्टनर बनने जा रहा था। उस दिन जब मैं और मेरा दोस्त सौरभ मीटिंग में बिजी थे, तब मुझे कैबिन के बाहर से गुड मॉर्निंग मैम विश की आवाज सुनाई दे रही थी। तब मैंने सौरभ से कहा, क्या यार सौरभ, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। तब वो कहने लगा, अरे नहीं यार, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। और ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अपनी शादी में तुझे ना बुलाऊं। जब मेरी शादी होगी तब सबसे पहला कार्ड मेरे दोस्त मेरे यार को मैं खुद देने जाऊंगा। मैंने सौरभ से कहा, तो फिर बाहर ये तेरे वर्कर्स गुड मॉर्निंग मैम विश किसे कर रहे हैं। तब वो कहने लगा, अरे वो तो मेरी कजन सिस्टर है। हमारी मीटिंग खत्म होते ही मैं तुझे उससे भी मिलवा दूंगा। और वैसे भी कल से तुझे सारे फॉलो अप मेरी सिस्टर से ही मिलेंगे, क्योंकि उस डिपार्टमेंट की हेड मेरी सिस्टर है। मैंने कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं और सौरभ उसकी बहन की कैबिन में पहुंचे, तब तक तो वो अपनी मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। इसलिए मैंने सौरभ से कहा, चल कोई बात नहीं यारा, किसी और दिन मिल लेंगे तेरी बहन से, अब तो मिलना होता ही रहेगा। इतना कहकर मैंने सौरभ से इजाजत ली। तब वो मुझे कहने लगा, भाई तू ये तो बता कि इस वक्त तू जा कहाँ रहा है। मैंने कहा, और कहाँ जाऊंगा भाई, अपनी होटल पर ही जाऊंगा। तब वो कहने लगा, ओ भाई तू पागल हो गया है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरे इस शहर में होते हुए मैं तुझे होटल में रहने दूंगा? मैंने कहा, नहीं यार, मैं होटल में ही ठीक हूँ। तब वो कहने लगा, देख यारा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैंने बोल दिया कि तू मेरे साथ मेरे घर चल रहा है, मतलब चल रहा है। वैसे भी यार, तू कितने सालों बाद आया है और मम्मी पापा तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मेरे लिए ना सही तो मम्मी पापा से मिलने तो आ ही सकता है। जब सौरभ ने मुझे इतना फोर्स किया तो मैं उसे मना नहीं कर पाया और होटल से अपना सामान उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। सौरभ के घर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक छोटे से बच्चे की शैतानियां चल रही थी। वो पूरे घर में यहाँ से वहाँ भाग रहा था और उसके पीछे शायद उसकी मम्मी रुक जाओ कहती घर से बाहर आ रही थी। लेकिन जब तक उस शैतान बच्चे की मम्मी घर से बाहर निकलती, वो बच्चा मेरे आसपास घूमते हुए अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा आज आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगी। कि तभी उस बच्चे की मम्मी रूम के अंदर से कहती है, रुक जा शैतान के बच्चे, आज तो मैं तुझे पकड़ के ही दम लूंगी। लेकिन तभी उस बच्चे की मम्मी का पैर फिसल गया और इससे पहले कि वो गिर जाती, मैंने अपने हाथों के सहारे उन्हें बचा लिया। मगर अगले ही पल मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिसे मैंने गिरने से बचाया था और जो इस वक्त मेरी बाहों के सहारे संभली हुई थी, वो और कोई नहीं बल्कि प्रिया थी। गिरने के डर से प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो मुझे देखकर एकदम डर सी गई थी। उस रात जो कुछ मैंने उसके साथ किया था, प्रिया तो क्या कोई भी लड़की होती तो वो डर जाती। लेकिन उस वक्त मेरी हालत तो ऐसी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, वो चेहरा आज मेरी आंखों के सामने था। लेकिन अफसोस इस बात का था, मुझे देखते ही उसके चेहरे पर आज भी उस रात का डर पैदा हो गया था। मैं प्रिया को खुश होते हुए और प्रिया मुझसे डरते हुए, ऐसे हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी अचानक वो बच्चा मम्मी मम्मी कहता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा था। उस मासूम और नन्हे से बच्चे की उम्र का अंदाजा लगाते हुए और प्रिया को मम्मी पुकारने पर मैं समझ चुका था कि वो मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा, मेरा ओम।
प्रिया के आते ही मेरा बेटा उससे पूछने लगा, ये अंकल कौन है मम्मी? तब प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता। और इतना कहकर वो मेरे बेटे ओम को मुझसे खींचकर दूर कमरे में ले गई। मेरा बेटा बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था और मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लूं और उसे अपने सीने से लगा लूं। लेकिन अब मैं प्रिया को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए खामोश खड़ा रह गया। ये सब कुछ हुआ तब तक सौरभ अपनी गाड़ी पार्क करके गेट तक पहुंच गया था। घर में दाखिल होते ही सौरभ ने मुझे प्रिया से मिलवाया और उसे कहा, प्रिया ये मेरा सबसे खास दोस्त है और ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब प्रिया वापस अपने कमरे से बाहर निकली तब उसने देखा कि ओम मेरे साथ खेल रहा था। प्रिया तेज कदम उठाए हमारे करीब आई और ओम का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले गई। मेरा बेटा मेरे साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो प्रिया से कहने लगा, मम्मा मुझे इन अंकल के साथ खेलना है, मुझे खेलने दो ना। लेकिन प्रिया ओम का हाथ पकड़कर ले जाते हुए उसे कहने लगी, नहीं ओम बेटा, आपका सोने का टाइम हो चुका है और फिर आपको कल स्कूल के लिए जल्दी भी तो उठना है। मैं भी सौरभ के मम्मी पापा से मिलकर और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। बिजनेस के टेंशन और इतने लंबे सफर की थकान के बावजूद भी आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं 5 साल तक पागलों की तरह ढूंढता रहा, वो मुझे ऐसे अचानक मिल जाएगी। एक बाप के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद होती है और मेरे आंखों के सामने मेरी सबसे बड़ी खुशी मौजूद थी, लेकिन मैं ना तो उसे छू सकता था और ना ही उससे जी भर के बातें कर सकता था। मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता था और मेरी तरह ही चलता था। मेरा दिल दर्द से तड़प उठता था जब प्रिया मेरे बेटे को मुझसे छीनकर दूर ले जाती थी, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ चुपचाप सह रहा था, क्योंकि मैंने प्रिया की इज्जत छीनकर जो दुख और दर्द उसे दिया था, उसके आगे मेरा ये दुख मुझे छोटा नजर आता था। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि प्रिया चाहे अब मुझसे कितनी ही नफरत क्यों ना कर ले, मैं अपने प्यार से उसकी नफरत को प्यार में बदल कर ही रहूंगा। यही सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से तैयार होकर हॉल में पहुंचा तो सब लोग एक साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे। सौरभ ने मुझे देखते ही प्रिया से कहा, प्रिया विजय आ चुका है तो उसके नाश्ते की प्लेट भी लगा दो। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए मेरी नाश्ते की प्लेट लगा दी और फिर हम सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग गए। मैं और सौरभ ऑफिस चले गए और प्रिया भी ओम को स्कूल छोड़कर ऑफिस आ गई थी। लेकिन प्रिया जब ऑफिस पहुंची तब उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि ये तो वो प्रिया थी ही नहीं जिसे मैंने कॉलेज में देखा था। कोट पैंट पहने हुए और आंखों पर चश्मा लगाए एकदम हीरोइन लग रही थी मेरी बिजनेस वुमेन। प्रिया के इस नए लुक ने तो मुझे उसका और भी दीवाना बना दिया था। ऑफिस में जो भी शख्स उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता था। प्रिया आते ही अपने कैबिन में जाकर अपने काम में बिजी हो गई और तभी मैं और सौरभ भी अपने नए बिजनेस प्लान के बारे में बातें करने लगे थे। शाम को जब मैं और सौरभ वापस घर लौटे तब प्रिया पहले से ही घर आ चुकी थी और वो अपने रूम में लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। ओम भी स्कूल से घर वापस आ चुका था, इसलिए मैं ओम के साथ खेलने लग गया था। मेरे साथ खेलते खेलते ओम मुझसे पूछने लगा, अंकल आप बताओ ना कि आप कौन हो, मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया ही नहीं। ओम के इस सवाल ने मुझे इमोशनल कर दिया और मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया और कहने लगा, बेटा मैं आपका पापा। मेरी बात अभी पूरी होती उससे पहले प्रिया वहां आ गई और गुस्से से कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से,
मुझे तुम्हारी शक्ल से तो क्या, तुम्हारी परछाई से भी नफरत है। इतना कहकर उसने तुरंत ही ओम को मुझसे दूर कर दिया। आज मैं खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि अब मुझसे प्रिया की नफरत और मेरे बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचा तो देखा कि प्रिया एक कोने में बैठी रो रही थी और आसमान की तरफ देखकर बोले जा रही थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान, जिसे मैं 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही हूँ, और जिन लम्हों को मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती, और जिसकी शक्ल से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, आज वही इंसान मेरी आंखों के सामने है। अगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूंगी। ये कहते हुए प्रिया जोर जोर से रोने लगी। तब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा बेटा छीनने नहीं, बल्कि अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। प्रिया कहने लगी, माफ कर दूं, वो भी उस इंसान को जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया और मेरी हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। मैंने प्रिया का हाथ थामने की कोशिश की तो वो उठकर खड़ी हो गई और मेरा हाथ झटकते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। दूर रहो मुझसे और मेरे बेटे से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। दूर चले जाओ हमारी जिंदगी से और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं अब तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें और अपने बेटे को लेने आया हूँ। प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, कौन सा बेटा, ओम तुम्हारा बेटा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, वो मेरे जीने का इकलौता सहारा है और मैं तुम्हें अपने बेटे को कहीं ले जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने प्रिया से कहा, प्लीज प्रिया, एक बार मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। प्रिया मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। तब मैंने कहा, हाँ प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे भी मेरे किए की सजा मिल चुकी है। 5 साल से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस दिन जब तुम कॉलेज के गेट पर बेहोश हो गई थी, तब मैं ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल रूम में ले गया था। तब मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बात सुन ली थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे उसी वक्त मेरी गलती का एहसास हो गया था और हमारे फेयरवेल पार्टी के दिन मैं तुम्हें प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता पाता, तुम वो शहर छोड़कर जा चुकी थी। और उसके बाद मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मेरा यकीन करो प्रिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करके अपने बच्चे को अपना नाम भी देना चाहता हूँ। प्रिया भूल जाओ बीती बातों को और प्लीज मुझे अपना लो। तब प्रिया कहने लगी, ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उस रात को जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। क्या तुम्हें पता भी है कि उस लड़की पर क्या गुजरती है जो शादी से पहले ही माँ बन जाती है। बिना मांग में सिंदूर भरे और बिना गले में मंगलसूत्र पहने 9 महीने का पेट लेकर दुनिया की नजरों का सामना करना इतना आसान नहीं होता मिस्टर विजय सिंघानिया। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे कि मेरी भी शादी होगी और मेरा पति मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन मेरे ये सारे सपने पूरे हो पाते इससे पहले ही तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। इतना कहकर प्रिया रोते हुए वहीं बेहोश हो गई और मैं उसे उठाकर उसके कमरे में ले आया और उसके बेड पर लेटा दिया और फिर उसके माथे पर एक किस करके मैं उसके कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर पहुंचा
तो देखा कि मेरा नन्हा शैतान आज बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। ना तो कोई शरारत थी और ना ही ढेर सारे सवाल थे। ओम को इतना शांति से बैठे देखकर मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में बिठाकर पूछा, क्या बात है नन्हे शैतान, आज तेरी शैतानियों को क्या हो गया और आज तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? तब ओम ने मुझे बताया, अंकल आज मेरा बर्थडे है और मुझे अपने फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है ना, इसीलिए चुप बैठा हूँ। मम्मा ने मुझसे कहा है कि अगर आज मैं उनकी सारी बातें मानूंगा तो वो मेरा बर्थडे शानदार तरीके से मनाएंगी और मेरे सारे दोस्तों को बुलाकर उनको भी गिफ्ट्स देंगी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। ये जानकर मैंने उसे गाल पर किस करते हुए हैप्पी बर्थडे कहा। तब तक वहाँ सौरभ आ गया। नाश्ता करके जब मैं अपनी मीटिंग के लिए जाने लगा तब सौरभ ने कहा, विजय यार मैं तुझे बताना भूल गया था कि आज ओम का बर्थडे है। हो सके तो अपने सारे काम खत्म करके घर जल्दी आ जाना। मैं हाँ में सिर हिलाते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा कि आज का दिन तो मेरे लिए सबसे खास दिन है। मेरे बेटे का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज तो मैं वक्त से पहले ही आने की कोशिश करूँगा। ये सोचते हुए मैं अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। शाम तक सारे काम खत्म करके मैं सबसे पहले तो अपने बेटे के लिए गिफ्ट्स खरीदने चला गया। बेटे के साथ साथ आज मैंने प्रिया के लिए भी एक खास गिफ्ट लिया था। जब मैं गिफ्ट्स लेकर घर पहुंचा तो बर्थडे पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी और हॉल में सब परेशान बैठे हुए देख रहे थे। मुझे घर में आते देख प्रिया मेरे पास आई और उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और कहने लगी, आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया ना, कर दिया ना दूर मुझे मेरे बेटे से। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं दे रहे हो? और फिर मेरा कॉलर पकड़ते हुए कहने लगी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर मेरे गाल पर थप्पड़ लगाते हुए पूछने लगी, बताओ मिस्टर सिंघानिया कहाँ है मेरा बच्चा? प्रिया के मुंह से ये सुनकर तो जैसे मेरी भी जान निकल गई थी। मैंने प्रिया के मारते हुए हाथों को रोकते हुए पूछा, कहाँ है से क्या मतलब है तुम्हारा? तब प्रिया कहने लगी, देखो तुमने मेरे साथ कितना कुछ गलत किया, लेकिन मैंने कभी उर्फ तक नहीं किया। लेकिन मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, प्लीज मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इतना कहकर प्रिया मेरे पैरों में गिर गई। तब मैंने प्रिया को अपने हाथों से पकड़कर उठाया और कहा, प्रिया मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो भी अपने ही बेटे के साथ, आखिर वो मेरा भी तो बेटा है। प्रिया कहने लगी, तो फिर अचानक ही कहाँ चला गया मेरा बेटा? मेरी और प्रिया की बातें सुनकर सौरभ और उसके मम्मी पापा को ये पता चल गया कि प्रिया के साथ गलत करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। लेकिन हालात की नजाकत को देखते हुए तब किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और सौरभ प्रिया के पास आकर कहने लगा, प्रिया तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे ओम को। यहीं कहीं पास में ही चला गया होगा अपने किसी दोस्त के घर, हम ढूंढते हैं उसे, वो मिल जाएगा। इतना कहकर सौरभ ओम को ढूंढने निकल गया और मैंने प्रिया को सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, प्रिया कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को और मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। ओम सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी जान है। इतना कहकर मैं भी सौरभ के पीछे पीछे अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। हर गली हर कोना छान मारा, लेकिन जब ओम कहीं नहीं मिला तो उसे ढूंढते हुए मैं एक मेन रोड पर आ गया जो बिल्कुल ही सुनसान था कि तभी मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो कुछ घबराया सा और चेहरा छुपाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उस शख्स के हाथ में पकड़े हुए थैले को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई तो मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा।
वो शख्स जब अपने गाड़ी के करीब पहुंचा, तब उसने अपने थैले को पीछे की सीट पर रख दिया। उस थैले को देखकर मुझे उस थैले में कुछ हलचल सी महसूस हुई, इसलिए मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने उस आदमी को जाने से रोकने की कोशिश की, तो उसने मेरे सीने पर बंदूक तान दी। उस आदमी के साथ हाथापाई करते हुए उसकी बंदूक नीचे गिर गई, तो मैंने उस बंदूक को उठाकर उसे कहा, मुझे ये थैला देखना है कि इस थैले में क्या है। इस बार मैंने उसके सीने पर बंदूक तानी हुई थी, इसलिए उस आदमी ने उस थैले को खोल दिया। और जब थैला खुला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस थैले में और कोई नहीं बल्कि मेरा बेटा ओम था। मैंने जल्दी से अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और बंदूक लिए पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि उस आदमी का दूसरा कोई और साथी भी था। उस आदमी के दूसरे साथी ने मेरी पीठ पर चाकू से वार किया, और जैसे ही वो मेरे बेटे को मुझसे छीनने जा रहे थे कि पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर वो लोग वहां से भाग निकले। उनके जाते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरा बेटा ओम मुझे इस हालत में देखकर रोने लगा। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाती, मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और सौरभ को यहाँ की सारी हकीकत बता दी। कुछ ही देर में सौरभ हमारे पास आ पहुँचा और मैंने अपने बेटे को उसके हाथों में सौंपते हुए कहा, प्रिया से कह देना कि मैंने अपना वादा निभाया है और हमारे बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने दी है। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मेरे सामने सौरभ और प्रिया खड़े थे और प्रिया की आंखें नम हो गई थीं। सौरभ ने कहा, क्या जरूरत थी अकेले उन लोगों से भिड़ने की, तुझे पता था ना कि उनके हाथ में बंदूक थी। तब मैंने कहा, ऐसे कैसे मैं अपनी जान की परवाह करता, मेरा बेटा उनके कब्जे में था। सौरभ ने कहा, अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते थे ना। मैंने कहा, पुलिस की मदद, लेकिन पुलिस आती तब तक तो वो मेरे बच्चे को ले जाकर ना जाने उसके साथ क्या कर देते। लेकिन मैं अभी भी छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज जरूर करूंगा। तब सौरभ ने कहा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं गया था उनके खिलाफ केस दर्ज करने, तब मुझे पता चला कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि वो लोग यही काम करते हैं। वो लोग छोटे से मासूम बच्चों को चुराकर उन्हें बड़ी गैंग को बेच देते हैं, और वो बड़ी गैंग वाले इन मासूम बच्चों से भीख मंगवाने का काम करवाते हैं। और फिर सौरभ कहने लगा, चल यार, अब तू ज्यादा बातें मत कर, डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। इतना कहकर सौरभ कमरे से बाहर चला गया, लेकिन मैंने देखा कि प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। मैंने प्रिया से अपने बेटे ओम के बारे में पूछा, तो वो कहने लगी, ओम बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है, अब तुम भी आराम कर लो। इतना कहकर प्रिया भी कमरे से बाहर चली गई। मेरी तबीयत ठीक होते ही 1 हफ्ते बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया और सौरभ मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से प्रिया की आंख में एक भी आंसू आए, इसलिए मैंने सौरभ के साथ जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। सौरभ के घर पर सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा सबसे ज्यादा ख्याल तो प्रिया रखती थी। टाइम पर मुझे दवा देना, समय से खाना खिलाना, मेरे जख्मों पर पट्टी करना, ये सब कुछ प्रिया ही करती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, अब प्रिया का रवैया मेरी तरफ इतना सख्त नहीं था। एक बार जब ओम मेरे कमरे में आकर मुझे अंकल कहकर सवाल कर रहा था, तब प्रिया ने उसे कहा, ओम बेटा, तुम जानना चाहते थे ना कि ये अंकल कौन है? तो सुन लो बेटा, ये तुम्हारे अंकल नहीं बल्कि तुम्हारे पापा हैं। तब ओम ने बड़ी मासूमियत से प्रिया से पूछा, मम्मा, तो क्या मैं इनको पापा बुला सकता हूँ?
प्रिया ने कहा, हाँ बेटा, तुम इन्हें पापा बुला सकते हो। ये सुनकर ओम मेरी गोद में आकर बैठ गया और मुझे किस करके ढेर सारा प्यार करने लगा। और फिर मुझे मेरे पापा मिल गए, ये चिल्लाते हुए बाहर जाकर सबको ये बात बताने लगा। अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनकर मेरे दिल को आज वो सुकून मिला था जिसके लिए मैं पिछले 5 सालों से तरस गया था। ओम के कमरे से बाहर जाते ही मैंने प्रिया से पूछा, तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया प्रिया? तब प्रिया ने कहा, हाँ, एक माँ ने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे की जान बचाने वाले की गलती को माफ ना कर सके। मेरे ओम की जान बचाकर तुमने मुझ पर वो एहसान किया है जिसके बदले में मैं तुम्हारा किया हर गुनाह माफ करती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। मेरी तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, इसलिए अब मैंने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि प्रिया ने अपने बेटे की जिंदगी के बदले में मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन वो मेरा प्यार कभी कबूल नहीं करेगी। इसलिए जिस दिन मैं अपने घर वापस आने के लिए सौरभ के घर से निकल रहा था, तब मैं प्रिया से आखिरी बार मिलने भी नहीं गया था, क्योंकि मैं जान चुका था कि जो कुछ भी मैंने प्रिया के साथ किया था उसके बाद वो कभी भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगी, और मैं इसी को अपने कर्मों की सजा मानकर स्वीकार कर चुका था। इसलिए मैं प्रिया को बिना मिले ही चले जाना चाहता था, लेकिन जब मैं सौरभ और उसके मम्मी पापा को अलविदा कहकर निकल रहा था, तब कुछ शब्दों ने मेरे पैरों की जंजीर बनकर मुझे रोक लिया था। और वो शब्द थे मेरे बेटे ओम के, जो मुझे जाते हुए देखकर बोल रहा था, पापा तुसी जा रहे हो। मेरे बेटे के इन शब्दों ने मुझे कमजोर बना दिया और मैंने पलटकर देखा तो मेरे बेटे की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार यही बोल रहा था, पापा तुसी जा रहे हो, पापा तुसी ना जाओ। मैं अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख पाया और उसे उठाकर अपने गले से लगाया और उसके चेहरे को छूते हुए उसे ढेर सारा प्यार करने लगा। उसके बाद मुझे अपने बेटे से झूठ बोलना पड़ा कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, शाम होते ही लौट आऊंगा। समझा बुझाकर मैंने अपने बेटे को अपने से अलग किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं वापस जा रहा था तब घर के सारे लोग वहाँ मौजूद थे सिवाय प्रिया के। मैं जान गया था कि भले ही प्रिया ने अपनी जुबान से बोल दिया है कि उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो आज भी मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। सबको अलविदा की नजरों से देखने के बाद मैं सौरभ के घर से बाहर निकलने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना कदम घर से बाहर रखता, मुझे एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ विजय। मैंने पलटकर देखा तो वो आवाज पीछे से प्रिया ने लगाई थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा तो वो कहने लगी, अपनी जिंदगी अपने बेटे को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे क्या? प्रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर तो मैं हैरान रह गया था और मुझे अपने कानों सुनी पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सवालिया नजरों से प्रिया की तरफ देखने लगा तो वो फिर से कहने लगी, हाँ तुमने सही सुना है विजय, 5 सालों से जिसे तुम तलाश रहे हो आज वो तुम्हारे सामने खड़ी है। क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? क्या अपने बेटे को साथ लेकर नहीं जाओगे? प्रिया की बातों का भला मैं क्या जवाब दे पाता, मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मेरा जवाब तो मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने दे दिया था कि तभी प्रिया मेरे पास आई और कहने लगी, बस करो विजय, बहुत रो लिया और बहुत कर लिया पश्चाताप। तुम्हारे उस एक गुनाह की सजा मैं तुम्हें जिंदगी भर तो नहीं दे सकती ना, वो भी तब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो। ये कहकर प्रिया मेरे गले से लग गई और मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तब हमारा बेटा भागते हुए हमारे पास आया और कहने लगा, मम्मा पापा यहाँ आप लोग अकेले नहीं हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं।
ओम के ऐसा कहने पर मैं और प्रिया एक दूसरे से हटकर खड़े हो गए और सौरभ और उसके मम्मी पापा हमें देखकर हंसने लगे और उनकी आंखों से भी आज अलग ही खुशी छलक रही थी। मैं प्रिया और अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गया और फिर मैंने पूरे समाज के सामने और सारे रीति रिवाज से प्रिया से शादी कर ली। शादी वाली रात मैंने प्रिया से एक छोटा सा मजाक करते हुए कहा, प्रिया तुम्हें नहीं लगता कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है? प्रिया मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। तब मैंने कहा, देखो ना प्रिया, आम शादियों में ऐसा थोड़ी ना होता है जो हमारी शादी में हुआ है। तब प्रिया ने पूछा, क्या हुआ है हमारी शादी में? तब मैंने कहा, प्रिया क्या तुमने आज तक ऐसी कोई शादी देखी है जिसमें दूल्हा दुल्हन की औलाद भी मौजूद हो? हमारा बेटा हमारी शादी में शरीक हो सका, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? प्रिया ने कहा, मुझे पता था कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तब मैंने कहा, अब तो मुझे ऐसी हरकतें करने का लाइसेंस मिल गया है और अब तो तुम भी मुझे मेरी हरकतें करने से रोक नहीं सकती। तब प्रिया ने कहा, लाइसेंस की बात कर रहे हो मिस्टर विजय सिंघानिया? तो फिर तो आज मैं अपना लाइसेंस वसूल करूंगी। ये कहकर प्रिया ने कमरे की लाइट बंद कर दी और आज वो अपनी खुशी से मेरी बाहों में समा गई। आज पहली बार मैंने भी एक लड़की को इज्जत वाला प्यार दिया था, जिसका एहसास उस जबरदस्ती वाले प्यार से कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।